नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंक 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज चर्चा कर लेते हैं बाजार की। बाजार में बहुत उतार चढ़ाव देखने के लिए मिला। बाजार में काफ़ी उठापटक देखने के लिए मिली। कल बाजार गिरावट है। कल जो एफआईआई के आंकड़े आए वो बेहद चौंकाने वाले आए। एफआईआई ने कल 14,300 करोड़ के आसपास के लगभग उन्होंने बिकवाली की। अगर ऑल ओवर देखा जाए ना तो बिकवाली नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ बल्क डील भी है। मतलब बड़े लेवल पे जो डील हुई है एफआईआई डीआई की, अगर इसको नेट नेट पर पहुँचेंगे तो मतलब खरीदारी ही देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अगर एफ आई तुम्हारा इंडेक्स और फ्यूचर इंडेक्स और तुम्हारा कैश को टोटल 14,380 करोड़ के आसपास की बिकवाली देखने के लिए मिली एफ आई। आज जनरली जिस तरह से कल की बिकवाली थी उसको देखते आज अच्छे संकेत नज़र नहीं आ रहे थे। मतलब आज गैप अप ओपनिंग होने या ऊपर खुलने के संकेत नहीं थे। पर कल शाम को जो आंकड़े आए एफआईआई के और उससे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब कल जो डाटा आया ना, वो महंगाई पिछले 3 सालों के सबसे निचले स्तर पर आई। तो पिछले 3 सालों में सबसे निचले स्तर पर महंगाई का आना ये बाज़ार को अच्छा लगा। और इसी के चलते अब लोगों ने आने वाले वित्तीय वर्ष में भी, आने वाले जो अभी हमारी वित्तीय पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक होगी उसमें भी फिर से ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि फिर से हो सकता है कि रेपो रेट में बदलाव हो जाए, क्योंकि महंगाई कहीं ना कहीं कंट्रोल में है। आज बात करें रिजल्ट की, तो रिजल्ट जिसमें टाटा मोटर्स और एयरटेल जो कि काफ़ी अनुमान के आसपास ही नतीजे आए, वो बेहद ख़राब नहीं आए, वो कहीं ना कहीं देखने के लिए अच्छा है। आरईसी के जो नतीजे थे वो थोड़ा सा बेकार आए। अब बात कर लेते हैं कि एफआईआई ने कल इतना बेचा क्यों, या जो अमेरिका और चीन के बीच में जो डील हुई है वो भारत के लिए इतनी बेहद ख़राब क्यों है, या ये अच्छी है तो क्यों है और ख़राब है तो क्यों है। देखो साथियों, दो चीज़ समझो आप कि एफआईआई जो है ना, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उन्होंने नहीं सोचा था कि अमेरिका और चाइना के बीच में इतनी जल्दी टाई अप हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें क्या है कि जिस तरह से चाइना की तरफ से माल जाना पूर्ण रूप से बंद हुआ, अमेरिका में जितना स्टॉक था, क्योंकि रिटेल प्रोडक्ट होते हैं भाई, जो कंज्यूमर प्रोडक्ट होते हैं, उन प्रोडक्टों की ज़्यादातर अमेरिका चाइना से मैन्युफैक्चरिंग कराता है। वहाँ पे ज़्यादा होल्ड तो रख नहीं सकते, डीजल पेट्रोल तो है नहीं, क्रूड ऑयल तो है नहीं कि 6-6 महीने का भर के रख दोगे। वहाँ सोल्टेज हुई तो वहाँ की जो आम जनता है, वो जो वहाँ के कंज्यूमर हैं, उनका दबाव, उनके जो प्रतिनिधि हैं, जो लोकल नेता होता है उस पर बनाया। लोकल नेताओं ने अपने लीडरों पर बनाया, मतलब राष्ट्रपति पर बनाया कि भाई इस तरह से, जिस तरह से आपने ये डील कर रखी है कि हमने इससे कर दूंगा उससे कर दूंगा, ऐसा काम नहीं चलेगा। आप जल्दी करके चाइना के साथ में टाई अप करो, चाहे कुछ भी करना पड़े, उस मामले को सॉर्ट आउट करो। जो एफआईआई है उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी अमेरिका और चाइना के बीच में टाई अप हो जाएगा। वो हो गया। वो भारत के लिए ख़राब क्यों है? ख़राब इसलिए है कि जो लोग पहले से चाइना से सामान खरीद रहे थे, अभी देखो भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा है 26% का, और चाइना पे लगा है तुम्हारा 10% का। तो वो अभी भी चाइना से ही खरीदेंगे प्रोडक्ट। आप और समझो छोटे लेवल पे, अगर कोई बड़ा व्यापारी 10,000 करोड़ का माल खरीदता है भारत से, तो 10,000 करोड़ रुपये मतलब 26% के आसपास उसे देना पड़ेगा यहाँ। मतलब वो माल उसको पड़ेगा 12,600 करोड़ का, ठीक है। और वही माल अगर वो चाइना से खरीदता है तो 10,000 करोड़ का माल है, वो पड़ेगा उसे 11,000 करोड़ का। तो वे जो ग्राहक है ना, वे कहीं ना कहीं चाइना की तरफ अभी भी रुझान उनका बना रहेगा। यही चीज़ है जो एफआईआई को अच्छी नहीं लगी, और एफआईआई ने कल परसों माल बेचा। क्रूड ऑयल 66 पे बना हुआ, लेकिन लॉन्ग टाइम के जो इफेक्ट है वो देखने के लिए ज़्यादा नहीं मिले। अब बात कर लेते हैं गोल्ड की और सिल्वर की, मतलब चांदी और सोना क्यों था चढ़ा, उसके पीछे का कारण क्या। देखो, या जब बाज़ार के अंदर अनसर्टेनिटी बनी हुई थी, मतलब जो डॉलर इंडेक्स है वो गिरता जा रहा था, पाकिस्तान भारत के बीच में तनाव बढ़ रहा था, अमेरिका और चीन के बीच में तनाव बढ़ रहा था, तो करेंसी ना अनसेटेबल होती है। उस समय क्या करते हैं लोग बाग कि अपनी करेंसी को कन्वर्ट कर देते हैं डॉलर में, और कहीं ना कहीं गोल्ड खरीद कर रख लेते हैं। और देश भी करते हैं। हमारे पास में भी जो टोटल फॉरेन रिजर्व है, मतलब जैसे अभी तो 686 करोड़ के आस 686 बिलियन डॉलर के आसपास का भारत के पास में फॉरेन रिजर्व है। लेकिन अगर बात करें टोटल फॉरेन रिजर्व की, अगर हमारे पास जो 700 बिलियन डॉलर अगर फॉरेन रिजर्व है, तो वो हमारे पास में अकेले डॉलर की फॉर्म में नहीं है। वो हमारे पास अलग अलग जो बास्केट ऑफ करेंसी होती है ना, उसके फॉर्म में रखा है।
मतलब कुछ सपोज करो $100 बिलियन के हमारे पास गोल्ड गोल्ड रखा है, $100 बिलियन के डॉलर रखे हैं, $100 बिलियन के पाउंड रखे हैं। तो इस तरह की जो करेंसी ऑफ बास्केट होती है ना, ऐसा सब थोड़ा थोड़ा करके रखते हैं। तो जिस समय देश मतलब ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी हुई थी ना, कि रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था, इसराइल जो हमास का हो रहा था, इधर चाइना और अमेरिका का ट्रेड वार बढ़ रही थी, कहीं ना कहीं पूरे ग्लोबली संकेत अच्छे नहीं थे। तो उस समय पे जो देश है ना, वो गोल्ड को अपने पास में स्टोर करके रख रहे थे, क्यों कल के दिन अगर अमेरिका ने बोल दिया कि अब से जो डॉलर है वो लीगल करेंसी नहीं रहेगी, तो कंडीशन ख़राब हो जाएगी। तो लोग बाग डॉलर से अपनी जो निर्भरता है ना, उसे कम कर गए, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा दूसरी जो एसेट क्लास है ना, उनमें भी कन्वर्ट कर रहे थे। सपोज करो हमारे पास में एक 100 बिलियन डॉलर का गोल्ड रखा है, और अमेरिका ने किसी देश का अमेरिका से मतभेद बढ़ गया, उन्होंने बोला आज से मैं अमेरिका का डॉलर नहीं लूँगा, तो मैं अगर मेरे से कोई सामान खरीदना है तो आपको गोल्ड में पैसा देना पड़ेगा, या पाउंड में देना पड़ेगा, या जो भी मतलब यूरोपियन करेंसी है उनमें देना पड़ेगा। तो हमारे पास अगर वो करेंसी होगी तो ही तो दे पाएंगे, अगर हमारे पास वो करेंसी नहीं होगी तो हम कैसे दे पाएंगे। तो इसीलिए जो और देश है ना, जब भी जो ग्लोबल संकेत अच्छे नहीं रहते तो वे अपने अंदर मतलब देश में और भी गोल्ड की मांग बढ़ जाती है, मतलब खरीदना चालू कर देते हैं। भारत में अधिकतर अगर कंज्यूमर क्लास के हटा के देखा जाए तो लगभग $800 बिलियन के आसपास 800 टन गोल्ड है। लेकिन वो गोल्ड हमारी करेंसी के लिए, क्योंकि जितनी अब भारत के पास में गोल्ड होगा उतनी ही करेंसी छाप सकता है देश। ऐसा नहीं है कि हमारे भारत को लगा कि यार हमें गरीबी दूर करनी है तो एकदम से धड़ाधड़ प्रिंटर 500 के नोट छाप कर रख दिया, नहीं, उससे महंगाई बढ़ जाएगी। एक मतलब आप हिस्ट्री को उठा कर देखोगे तो वेनेजुएला देश था, वैन है अभी भी, वेनेजुएला ने भी यही चीज़ करी थी, उसने सोचा कि मैं करेंसी छाप कर देश की गरीबी दूर कर दूँगा। ऐसा नहीं होता, देश में करेंसी उतनी ही छपती है जितनी देश के अंदर गोल्ड अवेलेबल होता है ना। ताकि इन केस अगर आपको आपने नोट पे देखा होगा ना, नोट पे लिखा होता है मैं धारक को ₹500 अदा करने का वचन देता हूँ। कौन देता है? आरबीआई। क्योंकि आरबीआई के पास में जो ₹500 जो रिजर्व उसने मतलब करेंसी छापी है ना ₹500 के रूप में, उसके पास गोल्ड रखा है। ऐसा नहीं है कल आप बोल दो कि कोई भी क्यों नहीं बोल सकता 500 का नोट देगा, बोले मैं इसे मानता नहीं। भाई वो कहीं भी जाएगा तो ₹500 500 ही रहेगा, चाहे वो सोना खरीदे, चाहे वो गेहूँ खरीदे, चाहे कुछ खरीदे, क्योंकि उसे ₹500 अदा करने के लिए कौन बोल रहा है? वो बोल रहा है आरबीआई का गवर्नर। आरबीआई कौन? मतलब भारत का जो वित्तीय मामलों को सबसे बड़ा मंत्रालय है वो, उसका जो मतलब आरबीआई सभी बैंकों का बैंक कहा जाता है, चाहे एसबीआई हो, पीएनबी हो। ऐसा तो नहीं आपने सुना हो कि एसबीआई वाले ने, पीएनबी वाले ने 500 का नोट लेने से मना कर दिया, आईसीआईसीआई वाले ने मना कर दिया। नहीं करेंगे, क्योंकि उस पर लिखा है मैं धारक को ₹500 अदा करने का वचन देता हूँ। कौन देता है? गवर्नर। कैसे? क्योंकि जो करेंसी जारी होती है वो करेंसी उसके रूप में जारी होती है जितना वहाँ पे डॉलर पड़ा रहता है। तो अभी जो हमारा रुपया है वो लगभग ₹84 के आसपास, डॉलर के अगेंस्ट में तो काफ़ी मजबूत है। डॉलर इंडेक्स 100 के आसपास बना हुआ है। एक बात देखने की है कि बाज़ार के अंदर अभी भी जो हमें आपने एक चीज़ देखी ना, कि जितने भी हमारे जो ये बढ़ रहे हैं मतलब डिफेंस से रिलेटेड स्टॉक बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि मोदी जी ने जो बोला कि हम अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है ना वो बढ़ा देंगे। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने से क्या होगा कि हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल हैं या हमारी जो और भी मिसाइलें हैं ना, उन्हें हम दूसरे देशों को बेच पाएंगे। दूसरे देशों को बेच पाएंगे तो हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। और अभी भी ये बोला है कि ये ऑपरेशन सिंदूर हमने स्थगित किया है, ना कि बंद किया है। ये एक चीज़ और इशारा करते हैं कि देखो इससे एक तो सामने वाले में डर बना रहेगा कि यार ये कभी भी चालू कर देंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, हाँ इससे डर बना है रिटेल में भी कि यार अब क्या होगा या नहीं। 25,000 को पार करना थोड़ा सा कठिन रहेगा, लेकिन बाजार एक तुम्हारा 23,800 से लेकर 24,800, ये 25,000 के आसपास के जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसके बीच में डोलता रहेगा। अच्छे फंडामेंटली जो स्टॉक हैं उन्हें आप बाय कर सकते हैं, लेकिन जो भी खरीदना है बेचने की जो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही करें। हाँ, अगर आपको शेर खान के साथ डीमैट अकाउंट खुलाना है तो नीचे के डिस्क्रिप्शन में जाके आप अपना अकाउंट लॉग इन कर सकते हैं शेर खान के साथ। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।